तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल में बायो माइक्रो मॉलिक्यूल यानी सूक्ष्म जैव अणु। उसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? उसमें पढ़ेंगे हम लोग लिपिड। अच्छा, लिपिड यानी वसा। बताओ, लिपिड यानी वसा पानी में घुलनशील है कि अघुलनशील? सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? हाँ, तो पहला पॉइंट ये है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल इन वाटर यानी अघुलनशील। अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट लिपिड कौन सा है? सबसे सिंपलेस्ट लिपिड है ग्लिसरॉल। इसी को ग्लिसरीन भी कहते हैं ना, सुना है ना ग्लिसरीन? ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल एक ही चीज है। ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है CH2OH। CHOH और इधर होता है CH2OH। अच्छा, आप बताओ इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? इसमें कितने OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? एक, दो, तीन। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी और मीथेन, इथेन, प्रोपेन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। बताओ, ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंपलेस्ट लिपिड का नाम है ग्लिसरॉल, इसका स्ट्रक्चर ये है और इसका IUPAC नेम लिख दिया है ट्राई हाइड्रोक्सी, क्योंकि तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और मीथेन, इथेन, प्रोपेन। चार होता तो ब्यूटेन, पांच होता तो पेंटेन, है ना। तो ये एक चीज ये समझ आ गई। दूसरी बात, दूसरा होता है फैटी एसिड। Another simple lipid is another simple lipid is fatty acid। फैटी एसिड जिसको हिंदी में बोलते हो वसी अम्ल, सुना है? और इसका फार्मूला होता है RCOOH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RC, इसके ऊपर O, फिर ये OH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। RC डबल बॉन्ड O, इधर OH। हम बोल सकते हैं इसमें R ग्रुप फैटी एसिड क्या होते हैं? जिसमें R ग्रुप एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक से। R ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड में एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप किसे बोलते हैं? R को ना। R किससे जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा होता है। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं COH से जुड़ा होता है। अच्छा, लिपिड बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है कि मैक्रो? लिपिड कैसा है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। लिपिड है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल यानी सूक्ष्म जैव अणु। अच्छा बताओ, इसका आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट कम होगा कि ज्यादा? कम होगा ना। कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 18 से 800, और DA मतलब डाल्टन। याद दिला दिया, ठीक है ना।
तो लिपिड यानी वसा, ये कौन सा है? छोटा वाला मॉलिक्यूल पढ़ रहे हो कि बड़ा वाला? छोटा वाला, यानी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। आणविक भार या मॉलिक्यूलर वेट कम होगा कि ज्यादा? कितना होता है? 18 से 800 डाल्टन, 18 to 800 डाल्टन। डीए मतलब डाल्टन। और आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में कि मॉलिक्यूलर वेट को डाल्टन में मेजर किया जाता है। वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम, सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अच्छा, दूसरे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम, दूसरा सिंपल लिपिड का नाम फैटी एसिड। फैटी एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे? आर ग्रुप अटैच है किसके साथ? सीओएच के साथ। आर ग्रुप अटैच है किसके साथ? सीओएच के साथ। अच्छा, सीओएच क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना, यानी आर ग्रुप अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, लिख दिया है। फैटी एसिड में आर यानी एल्काइल ग्रुप अटैच है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ब्रैकेट में क्या लिख दिया है? सीओएच। अच्छा, अब आर में कार्बन की वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 19। कितनी? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 19। इस आर में कार्बन की वैल्यू, आर यानी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में कार्बन की संख्या मिनिमम 1 व मैक्सिमम कितनी बताई? 19 हो सकती है। 19 हो सकती है। अच्छा, फैटी एसिड के टाइप्स, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड दो प्रकार का होता है। एक होता है सैचुरेटेड यानी संतृप्त, और एक होता है अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। यानी संतृप्त वसीय अम्ल और संतृप्त का उल्टा असंतृप्त वसीय अम्ल। तो फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं? एक सैचुरेटेड और एक हिंदी में संतृप्त और असंतृप्त। जिसमें आपको इच्छा है उसमें लिख लो। संतृप्त और असंतृप्त। यहां तक पहुंच गए आप लोग? हम इसे दो भागों में बांट रहे हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो फैटी एसिड कितने प्रकार के हैं? दो, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड, राइट? देखो सैचुरेटेड क्या होता है जरा बताओ, आपने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एल्केन एल्केन एल्काइन पढ़ते हो ना? बताओ क्या होता है, संतृप्त की परिभाषा क्या है? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, केवल और केवल कौन से बॉन्ड हो? हाँ, समझ गए ना? तो वही लागू यहाँ पे भी होता है, वही नियम यहाँ पे भी लागू होता है। जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो कि ना हो? हाँ, तो एब्सेंट हो।
और यहां उल्टा कर देना, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, समझ रहे हो ना, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो उसे क्या बोलते हैं? हाँ, सैचुरेटेड। जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसे क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। यहां तक पहुंच गए आप लोग? बताइए फैटी एसिड में मिनिमम कार्बन कितने हो सकते हैं? 1, और मैक्सिमम 19 तक हो सकते हैं, मतलब 1 से लेकर के 19 तक। 1 से लेकर के 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने तक जाएंगे? हाँ, बस उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। मिनिमम 1, मैक्सिमम 19। राइट, क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई ना? अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया सबका? अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल भी होगा? पामिटिक एसिड, क्या एग्जाम्पल है? पामिटिक एसिड। और पामिटिक एसिड में आर की वैल्यू कितनी है पता है? 15। आर की वैल्यू कितनी है? 15। अच्छा, टोटल कार्बन पूछा जाए तो बताओ? टोटल कार्बन पूछा जाए तो 16। क्यों? आर सी ओ एच लिखते हो। अब आर की वैल्यू कितनी है? 15। और एक कार्बन ये भी तो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला, तो आर 15 और एक 16। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, एक कार्बन ये, 14 कार्बन ये, कितने हो गए? आर की वैल्यू में कितने कार्बन हो गए? 15। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी तो एक कार्बन है, तो टोटल कितने हो गए? हाँ, तो ये बात याद रखना एग्जाम में। एग्जाम में क्या करता है, अगर पूछेगा इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ के कितने कार्बन है, कितने कार्बन है? 15। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ के कितने कार्बन है? छोड़ के और जोड़ के, ये बात जरूर याद रखना स्टेटमेंट में। वो गलत करा लेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर कहेगा टोटल कार्बन, तो आप बताओगे 16। एग्जामिनर कहेगा कि इसमें अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन, तो आंसर 15। या फिर बोलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़कर बताओ, तो भी 15। तो याद रखना, ठीक है? और ये आया हुआ था एक बार, ये आया था, पूछा था, ए कर दिया था, कहता अब ए बताओ क्या है? ए क्या है? ग्लिसरॉल है कि ट्राइग्लिसराइड है कि पामिटिक एसिड है कि ऑल ऑफ दीज है? ए क्या है? ए है, आया हुआ था। फिर बी दे देगा, बी क्या है? सी दे देगा, सी क्या है? ट्राइग्लिसराइड। अब एक एक करके बताएंगे। ऐसे ऑप्शन आता है तो हमें पहचानने को आएगा, तो पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे आप? ऐसे पहचानना, CH3 पहले क्या लिखते हो? CH3, फिर डैश, फिर CH2, और यहां पे COOH। अब देखो कितने कार्बन हुए, अभी एक कार्बन ये है, और ये अभी 2 कार्बन हुए हैं। कितने हो गए? 2 हुए ना। हमें कितने करने हैं इसमें? 15। तो एक ये, और यहां पे लिख दो 14। अब बताओ कितने हो गए टोटल? तो ये हो गया पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। याद रहेगा? पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये कैसा है? सैचुरेटेड फैटी एसिड, डबल बॉन्ड इसमें नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल है ओला। ओ डबल एल ए, यहाँ ओला की स्पेलिंग वाला ओला नहीं है, वो ओला है OLA, और यहाँ है OLLA। ओलेइक एसिड, लिनोलिक एसिड,
लिनोलेनिक एसिड, और एराकिडोनिक एसिड। एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया है, एराकिडोनिक एसिड। हमने आपको 4 बता दिए। फॉर्मूला है ओला, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। क्या फार्मूला बना? ओला। अच्छा, इसमें होता है एक डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड। इसमें होता है दो, बढ़ाते जाओ, 2 डबल बॉन्ड। इसमें 3 डबल बॉन्ड, इसमें 4 डबल बॉन्ड। बताओ ओलेइक एसिड में कितने डबल बॉन्ड? बोलो। एक। अब लिनोलिक एसिड में, लिनोलेनिक में, एराकिडोनिक में, और सुनो, इसके तो कार्बन भी पूछे जाते हैं। इसमें आर की वैल्यू 19 होती है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और टोटल कार्बन पूछे तो टोटल कार्बन 20 हो गए। टोटल कार्बन 20 होते हैं। ओलेइक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ARACHIDONIC, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन 20, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कितने कार्बन है? 19। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कितने हैं? 19, याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? बढ़े आगे। तो फैटी एसिड कितने, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को क्या बोलते थे? ट्राई हाइड्रोक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन। फिर हमने आपको बताया अनदर सिंपलेस्ट लिपिड, वो था फैटी एसिड। फैटी एसिड का फार्मूला क्या था? RCOH, वेयर आर में कार्बन की नंबर क्या है? 1 से 19 तक। अच्छा, आपको बताया गया या तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, तब क्या बोलेंगे? और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? उसका एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया, पामेटिक। इसका भी एक ही दिया, एराकिडोनिक, लेकिन हमने ये इसलिए बता दिया, ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा और पूछा गया है। तो फार्मूला बना लिया ओला, ओलेइक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में कार्बन की संख्या कितनी होती है? अगर आपको एल्काइल ग्रुप में पूछे तो 19, और अगर टोटल कार्बन पूछे तो 20। समझ आई बात? यहां तक क्लियर हो गया? एक बार एनसीईआरटी पे नजर डालें। लिपिड इज जनरली वाटर soluble कि insoluble? लिपिड इज जनरली वाटर इनसॉल्युबल। घी या तेल पानी में घुलनशील नहीं होता, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, राइट। फिर आगे बताओ, सिंपल हो सकता है फैटी एसिड। इन्होंने पहले फैटी एसिड बता दिया, जबकि फैटी एसिड ग्लिसरॉल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने पहले क्या बताया? ग्लिसरॉल। तो देखो फैटी एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COH, COH ग्रुप इज अटैच विद R ग्रुप, और R ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें कार्बन की संख्या 1 से लेके 19 तक हो सकती है। कह रहा है एग्जाम्पल के लिए पामेटिक एसिड में कितने कार्बन थे? टोटल 16 कार्बन थे। क्या लिख दिया है?
टोटल 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। देख लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक्सक्लूडिंग लिख दिया था एक बार एग्जाम में, एक्सक्लूडिंग करके चले तो टोटल कितने कार्बन? 15। इंक्लूडिंग कर दिया तो क्या बोलेंगे? 16। एक्सक्लूडिंग करके बात करेगा तो कितना? 15। ये बात एग्जाम में ध्यान देना। एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन? 20। ठीक है ना? और इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन के एक्सक्लूडिंग? हाँ, अगर इसको हटा के बात करेगा तो 19। याद आया? अभी अभी लिखाया है। अच्छा बताओ, एक सैचुरेटेड का एग्जांपल दे दिया और एक हमने अनसैचुरेटेड कितने एग्जांपल याद किए हैं? 4। एक में डबल बॉन्ड एक है, एक में 2 डबल बॉन्ड है, एक में 3 है और एक में 4। बताओ एरिकडोनिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड है? 4 है, 4। अब इन्होंने कहा है कि फैटी एसिड दो प्रकार का होता था। देखो अब कहा है इन्होंने, फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड यानी संतृप्त जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है, और असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड है, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। कह रहे यहां तक कवर हो गया। हमने कितना कवर कर लिया? आपका फैटी एसिड कवर है ना? अब सुनो, एक सिंपलेस्ट लिपिड था, नाम बताओ। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नेम बताओ। ट्राई हाइड्रोक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन। 3 कार्बन थे ना, तो प्रोपेन। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कभी कभी पता है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाएंगे, ये देखो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ जाएगा, और जुड़ने के लिए एक बॉन्ड बनेगा बीच में, ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। आइए जोड़ के देखते हैं। देखो, कभी कभी कुछ लिपिड एक दूसरे से जुड़ के बनते हैं। कभी कभी कुछ लिपिड एक दूसरे से जुड़ के बनते हैं, यानी सम लिपिड आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू लिपिड्स, राइट? जैसे एग्जांपल के लिए ग्लिसरॉल किससे जुड़ गया? क्या जुड़ गया? फैटी एसिड से जुड़ गया, तो बन जाता है ग्लिसराइड्स। तो क्या बन जाता है? दोनों जुड़ करके क्या बना देते हैं? फॉर्म्स। फॉर्म्स ग्लिसराइड्स। क्या नाम देते हैं इन्हें? ग्लिसराइड्स। अब देखो इसको बना के देखते हैं। CH2OH, ये बताओ ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या था? CH2OH, CHOH, CHOH डैश, CH2OH। फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या था? फैटी एसिड का फॉर्मूला ऐसा ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या ऐसा लिख सकते हैं? अरे COOH, COOH, तो COOH याद रखिएगा। क्लियर? COOH। तो अब यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगा वाटर। अगर वाटर निकल गया तो कुछ ऐसा दिखेगा। वाटर निकल गया तो कुछ ऐसा दिखेगा। CH2O, C डबल बॉन्ड O, R, ये बनेगा CHOH, ये रहेगा CH2OH। अब इसका नाम देंगे, चूंकि एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ है, तो नाम देंगे मोनोग्लिसराइड। आगे क्या लगा देंगे? मोनोग्लिसराइड। कितने फैटी एसिड जुड़े हैं जरा बताओ? हाँ, एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ है, तो क्या बुलाएंगे? मोनोग्लिसराइड। नोट करिए।
बताइए, जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड से जुड़ता है तो क्या बनते हैं? ग्लिसराइड। अब चूंकि यहाँ एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल जुड़ा था तो नाम क्या देंगे? बताओ कितने फैटी एसिड है, बताओ। ये क्या है? व्हाट इज दिस? एंड व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है? तो बताओ, एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड से जुड़ा तो नाम में क्या आ गया? मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। और अगर दो फैटी एसिड जुड़ जाए तो? हाँ, डाई या बाई बोलो। हालांकि एनसीईआरटी ने इसे डाई ग्लिसराइड बुलाया है। हाँ, आपको बता दें, उन्होंने अपडेट नहीं करा तो हम भी नहीं करेंगे। हर जगह डाई और बाई यूज नहीं हो, वैसे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बाई यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर डाई भी बोल रहा है तो गलत नहीं है। यहाँ एनसीईआरटी ने डाई ग्लिसराइड ही बुलाया है। और तीन जुड़ जाए, तीन के तीनों जुड़ जाए, यहाँ भी जुड़ जाए, यहाँ भी जुड़ जाए तो ट्राई ग्लिसराइड। समझ में आई बात? तो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के ना। अभी हमने क्या बनाया? अब जरा ये देखो, CH2OH, फिर से बना रहे हैं CHOH, और ये देखो CH2OH। कितने ग्लिसरॉल? एक ग्लिसरॉल है ना। और अब की बार दो फैटी एसिड जोड़ रहे हैं, HO, डबल बॉन्ड O। अब दो जोड़ रहे हैं तो R1 कर दो, और इसको कर दो R2। बोलो भाई, अगर कोई अकेला हो तो 1 2 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां तो दो है, इसलिए इसको कर दिया R1, और इसको क्या कर दो? R2। बोलो सही है? अब कितने फैटी एसिड है, जल्दी बताओ। दो फैटी एसिड है ना। अब फैटी एसिड दो हैं। पहले एक ग्लिसरॉल था, एक फैटी एसिड था। अब एक ग्लिसरॉल है और कितने फैटी एसिड है? दो है। तो दो है तो अब दो से वाटर निकलेगा, एक वाटर यहां से निकला, निकला, और एक वाटर यहां से निकला। अब इसका रिजल्टेंट यहां लिख दो तो बन जाएगा क्या? अब ये बन गया, क्या बन गया? डाईग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड के बाद डाईग्लिसराइड। अब जब तीसरे पे भी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ट्राईग्लिसराइड। अच्छा, चौथा जुड़ेगा क्या? नहीं, चौथा जुड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा भाई? इसके अलावा और कहां पे है? इसके अलावा और कहीं पे तो बचा नहीं है ना OH। तो चौथा तो जुड़ ही नहीं सकता। मतलब ये तीन ही प्रकार के हो सकते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड। ये वाटर है, वाटर हाईलाइट कर दें। ये वाटर निकल रहा है, माइनस वाटर। यहां कितने वाटर निकले? हाँ, -2 वाटर। यहाँ एक वाटर था। और इसमें एक चीज और दिखा देते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है पता है आपको? ये, दिस इज एस्टर बॉन्ड। तो मोनोग्लिसराइड में कितने एस्टर बॉन्ड होते हैं, देख के बताओ। यहां देखो कितने एस्टर बॉन्ड हो गए, एक और दो। तो यहां दो एस्टर बॉन्ड है। नाम में ही सब छुपा हुआ है। मोनो में एक एस्टर बॉन्ड, डाई में दो, तो ट्राई में कितने? ट्राई में कितने? तीन। तीन एस्टर बॉन्ड होंगे, समझे? कोई पूछे ये इससे किस बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, आपका आंसर या उत्तर क्या होगा? कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड का सिंबल क्या है? RCOO डैश।
ये RCOO डैश, डैश मतलब इधर कुछ भी जुड़ जाए। ये देखो RCOO डैश, RCOO डैश, राइट। अब एक बचा हुआ है ट्राइग्लिसराइड। कितने जोड़ दें? 3 फैटी एसिड ना। अब तो आप समझ ही गए होगे क्या करने वाला हूं मैं। इधर जोड़ दो एक फैटी एसिड, नाम है R1। इधर जोड़ दो दूसरा फैटी एसिड, नाम है R2। तो ये इधर कौन सा आएगा? R3 ना। अब कितने वाटर निकल रहे हैं भाई? कितने वाटर निकल रहे हैं? 1, 2 और 3। तो यहां लिख देते हैं -3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहां ऊपर 1 निकला था, यहां 2 निकला, यहां 3 निकले, ठीक है। और यहां पे रिजल्टेंट यहां लिख देते हैं इसका CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1 CHO, C डबल बॉन्ड O, R2। यहां पे CH2O, C डबल बॉन्ड O, R3। अब यहां पे देखो ये बन गया ट्राइग्लिसराइड। क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड। बताओ, जब आपको हमने शुरुआत में ही बोला था, जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ता है तो क्या बनता है? ग्लिसराइड। अब कितने तरह के होते हैं ग्लिसराइड? 3 प्रकार के। जब एक ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड जुड़े तो मोनोग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल से 2 जुड़ जाए तो डाइग्लिसराइड, और अगर 3 के तीनों जुड़ जाए तो ट्राइग्लिसराइड। बोलो क्लियर है? अब इसमें कितने एस्टर बॉन्ड हैं दिख रहे हैं आपको? 3। सर एक ये दिखा, राइट। एक ये दिखा, बिल्कुल क्लियर। एक ये दिखा, बिल्कुल क्लियर। तो आपको कितने एस्टर बॉन्ड दिखे? हाँ, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 एस्टर बॉन्ड है। 3 एस्टर बॉन्ड है। आंसर 3। एस्टर बॉन्ड का सिंबल क्या है? RCOO डैश, RCOO डैश, इधर कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है ना। तो बताओ, सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम ग्लिसरॉल, अनदर सिंपलेस्ट लिपिड का नाम फैटी एसिड। अब दोनों जब जुड़ जाएंगे किस बॉन्ड से? एस्टर बॉन्ड। तो क्या बना? ग्लिसराइड। अगर एक फैटी एसिड जुड़ा तो मोनो, अगर 2 फैटी एसिड जुड़े तो डाइग्लिसराइड, 3 जुड़ गए तो ट्राइग्लिसराइड। तो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। बोलो, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड 3 प्रकार के होते हैं। हो गया क्लियर? तो पहले हमने पढ़ा ग्लिसरॉल, फिर हमने पढ़ा फैटी एसिड, फिर हमने पढ़ा ग्लिसराइड्स। कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है ना। बढ़े आगे, सबका हो गया। हाउ मेनी एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इन मोनोग्लिसराइड, नाम में ही छुपा है। हाउ मेनी प्रेजेंट इन डाइग्लिसराइड, हाउ मेनी प्रेजेंट इन ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, मोनोग्लिसराइड से एक वाटर निकलेगा, डाइग्लिसराइड से और ट्राइग्लिसराइड से 3। एस्टर बॉन्ड का सिंबल क्या है? RCOO डैश। अब सब कुछ याद हो गया, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। देखो ग्लिसराइड्स को ही, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, ग्लिसराइड। ग्लिसराइड को मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। ग्लिसराइड्स को मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब ग्लिसराइड में बी टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। ग्लिसराइड्स में बी टू टाइप विथ रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग पॉइंट। ग्लिसराइड को मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे कितने भागों में बांटा जा सकता है तो ग्लिसराइड में बी टू टाइप ऑन बिहाफ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को एमपी बोलते हैं शॉर्ट में, एमपी है ना, मेल्टिंग पॉइंट। अब कौन से दो होते हैं, एक को बोलते हैं हम फैट और एक को बोलते हैं ऑयल। फैट यानी घी और ऑयल यानी तेल। आपके घर पे दो चीजें यूज होती है ना, जैसे घी और तेल। तो घी क्या है और तेल क्या है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑयल का लो है, फैट का। फैट को गलाने के लिए ज्यादा आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ज्यादा देर तक आपको आंच देनी पड़ती है। बोलो इतना तो जानते ही हो। किसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, ऑयल का। किसका हाई है, फैट का। क्योंकि आप फैट को गलाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है, ज्यादा समय देना पड़ता है। बोलो भाई, ज्यादा हीट और ज्यादा समय किसको देना पड़ता है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट इज लो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लो। देखो फैट और ऑयल में एक छोटा सा डिफरेंस बताते हैं। फैट और ऑयल में एक छोटा सा डिफरेंस ये है, ये होता है सॉलिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट पहले बताओ क्या होता है, लो की हाई। इसका एमपी इज हाई, इसका एमपी हाई है, इसका एमपी लो है। और एग्जाम में भूलना तो ये देखो मेरी ट्रिक याद करना, ओ आई एल, ऑयल का लो होता है, ऑयल का लो होता है। अब बताओ कैसे पता लगे, ओ आई मतलब ऑयल और एल मतलब लो होता है। ये देखो ऑयल का लो होता है। अब इसका लो होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसके दोस्त का हाई होता है। एक का लो है तो दूसरे का हाई। चलो नेक्स्ट, ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बोलो सही है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड विंटर, एंड इन विंटर, एंड ऑल्सो इन विंटर, बोलो सही है। मतलब रूम टेम्परेचर पर तो सॉलिड होगा ही होगा और सर्दियों में भी तो सॉलिड होगा। बोलो अच्छा ये बताओ, ये होगा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल्सो इन विंटर। विंटर में भी ऑयल तो कैसा रहता है, लिक्विड रहता है ना, लिक्विड। रिफाइंड ऑयल सर्दी में भी नहीं जमता, फ्रिज में भी रख दो नहीं जमेगा ना। हाँ डालडा जम जाएगा, आपका जो देसी घी है वो जम जाएगा, राइट। ये पता है कहां से प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। आपको पता है ये वाला घी कहां से प्राप्त होता है, एनिमल्स। आपको एनिमल से प्राप्त होता है घी, जंतुओं से मिलता है। बताओ अच्छा मक्खन कहां से मिलता है, दूध से निकाला जाता है। तो सॉलिड है कि वो ऑयल, सॉलिड है कि लिक्विड है ना। घी आपका जो देसी घी है गाय से भैंस से प्राप्त होता है, बताओ सॉलिड है कि लिक्विड। तो बताओ एनिमल से मिलता है ना, घी हमेशा एनिमल से और तेल हमेशा प्लांट से। जैसे
तिल का तेल, सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, है ना, सोयाबीन का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, है ना, तो सब आपको प्लांट से मिलता है। अब डिफरेंस समझ में आया? ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, नारियल का तेल। अब आपके दिमाग में आएगा वो तो सर सॉलिड हो जाता है, प्योर नारियल का तेल होगा तो वो सॉलिड नहीं होगा। देखो एक पैराशूट ऑयल आता है, देखो आप आजकल नहीं, वो दो आते थे, पहले आता था जम जाता था, है ना, उसमें मिक्सचर होता है, और जो आपका प्योर आता है वो आपका नहीं जमेगा। आप देखो आजकल सरसों पैराशूट ऑयल आता है, नहीं जमता है ना। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये एनिमल से प्राप्त होता है, ये प्लांट से प्राप्त होता है, एनिमल से और प्लांट से प्राप्त। अच्छा बताओ कौन कौन जाकर के हमारी धमनियों में जम जाता है? फैट। फैट हमारी धमनियों में जम जाता है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, ज्यादा घी मत खाइए, रिफाइंड ऑयल खाइए, स्पेशली सनफ्लावर ऑयल खाइए। सबसे लाइट ऑयल कौन सा है? सनफ्लावर, सफोला नहीं, सनफ्लावर को सैफफ्लावर भी बोलते हैं, तो उसी से बना, सनफ्लावर से सफोला, है ना, सफोला। तो बताइए कौन सा ये होता है, ये स्टिकी, स्टिकी, तो हमारे आर्टरीज, हमारे आर्टरीज यानी धमनी में जम जाता है। ठीक है, जम जाता है, यानी ये यूजुअली यूजुअली हार्मफुल होता है कि यूजफुल? हार्मफुल, हार्मफुल होता है। इसलिए बटर वगैरह, देखो बटर वगैरह ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ओबेसिटी यानी फैट तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में आपने देखा होगा दिल की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, हार्ट में जाके इकट्ठा हो जाता है, हाँ, कोरोनरी आर्टरी में स्पेशली। इसका उल्टा कर दो इधर, ये लेस स्टिकी। अब ये तो नहीं बोल सकते कि नॉन स्टिकी है, लेस स्टिकी है, और इसीलिए बोल देते हैं यूजली लेस हार्मफुल। ये तो नहीं कह सकते कि ऑयल का भी नुकसान नहीं करता, बहुत खाओगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेस हार्मफुल, लेस हार्मफुल, ये नहीं कह सकते कि हार्मफुल है ही नहीं, हार्मफुल है लेकिन लेस। तो ये आपको मोटा मोटा डिफरेंस पता चल गया फैट और ऑयल में, किसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? पौधों से कौन से मिलते हैं? हम्म, और पता है एनसीईआरटी ने ऑयल का एक एग्जांपल भी दिया है, बहुत प्यारा सा, ऑयल का सबसे प्यारा एग्जांपल दिया है इन्होंने। इसका बेस्ट एग्जांपल इन एनसीईआरटी, वैसे तो बहुत उदाहरण है, एनसीईआरटी का बेस्ट उदाहरण है और कई बार पूछा गया है, तिल का तेल, तिल का तेल। और तिल के तेल को इंग्लिश में बोलते हैं जिंजेली ऑयल, जिंजेली ऑयल। कौन सा ऑयल? जिंजेली ऑयल, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, दिया हुआ है, गिवन है, जिंजेली ऑयल, तिल का तेल यानी जिंजेली ऑयल। तिल का तेल यानी जिंजेली ऑयल, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहले पढ़ा ग्लिसरॉल, फिर पढ़ा फैटी एसिड, और फिर हमने पढ़ा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बराबर ग्लिसराइड। ग्लिसराइड कितने प्रकार के थे? तीन। पहले मोनोग्लिसराइड, दूसरा, तीसरा। इन्हीं मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक फैट और एक ऑयल। फैट यानी घी, ऑयल यानी तेल, जो पौधों से मिला वो तेल, जो जंतुओं से मिला वो। हाँ, कौन घातक होता है? फैट। कौन सा ज्यादा घातक नहीं है? कौन सी हमारी धमनियों में चिपक जाएगा? कौन नहीं चिपकेगा, कम चिपकेगा? राइट। तिल का तेल उसका बेस्ट एग्जांपल है कि नहीं है? है। एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। अभी मैं एनसीईआरटी को ओपन कर रहा हूं, आपसे पढ़ेंगे। कितनी बातें क्लियर हैं? बड़े देखो, यहां पे मैनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हेयर द फैटी एसिड फाउंड इज एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल। मतलब फैटी एसिड एस्टर बॉन्ड बना लिया था। एस्ट्रिफाइड मतलब एस्टर बॉन्ड बना लिया था, किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। फैटी एसिड किसके साथ जुड़ गया था? किस बॉन्ड द्वारा? एस्टर बॉन्ड का सिंबल क्या था? आर सी ओ ओ डैश। बोलो। फिर आपको बताया गया था दे कैन बी, यानी ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। अगर एक जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड, दो जुड़े तो डाइग्लिसराइड, अगर तीनों जुड़ गए तो ट्राइग्लिसराइड। और इन्हीं को ऑल्सो लगाए ना, इन्हीं को हम दो भागों में बांटेंगे, फैट और ऑयल। किसके बिहाफ पे? मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल का लो होता है। बेस्ट एग्जांपल जिंजली ऑयल, मतलब तिल का तेल। तिल का तेल, ठीक है ना? कह रहा है ये रिमेन ऑयल इन विंटर, कहता है कि ये सर्दियों में भी ऑयल ही रहेगा। ऑयल सर्दियों में भी ऑयल रहेगा। कैन यू आइडेंटिफाई द फैट फ्रॉम द मार्केट? बोलते मार्केट से आप फैट लेके आओ, घी लेके आओ, और क्या उसको पहचान जाओगे? बिल्कुल। अगर रूम टेम्परेचर पे जमा है तो घी, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो तेल। अगर मेल्ट करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़े तो घी, और मेल्ट करने पे कम एनर्जी देनी पड़े तो तेल। सही है कि नहीं है? फिर कह रहा है, अब आगे चलते हैं, अब जो अभी नहीं पढ़ाया, कह रहा है और भी होते हैं, कुछ में फास्फोरस होता है, ऐसे लिपिड कुछ में फास्फोरस होता है, और वहां पे फास्फोराइलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होता है। फास्फोरस भी होता है कुछ में, और कुछ में फास्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच होता है। इसे बोलते हैं फास्फोलिपिड। दे आर कॉल्ड एज, बताओ लिपिड में क्या आ गया? फास्फोरस या फास्फोरस रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है ना? आइदर फास्फोरस और फास्फोरस रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना? चलो, तो इसकी शक्ल देखो पहले, कैसा दिखेगा। बताओ ये क्या था? आप तो पहचान गए ना? क्या था? ये क्या था? एक दो तीन, ट्राई हाइड्रोक्सी बीथेन एथेन प्रोपेन। ये देखो अभी बनाया था, ट्राइग्लिसराइड बनाया था। देखो, इधर भी फैटी एसिड, इधर भी फैटी एसिड, इधर भी फैटी एसिड। हमने तीनों को एक ही तरफ बनाया था, उन्होंने थोड़ा सा इसलिए बना दिया कि इससे टकरा ना जाए, हमने संभाल लिया था। बोलो सही है कि नहीं? कंफर्म? तो ये हो गया फैटी एसिड। और तीन थे तो R1 R2 और R3। सही है ना? अब हम पढ़ेंगे फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में फास्फोरस आ गया, देखो फास्फोरस आ गया। क्या आ गया है? फास्फोरस आ गया है, राइट? तो आइए देखते हैं।
नाम में दिख रहा है सच लिपिड विच हैव क्या फास्फोरस एंड फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें फास्फोरस हो या फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिपिड जिसमें फास्फोरस हो। ये देखो फास्फोरस आ गया किसके साथ? लिपिड के साथ। तो मैंने लिख तो दिया है ऐसा लिपिड जिसमें फास्फोरस हो और फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, यानी फास्फोरस युक्त कार्बनिक कंपाउंड को जुड़ा हो, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं फास्फोलिपिड। उसे बोलते हैं फास्फोलिपिड। करना कुछ नहीं है, इसको पहचानते हो? नाम बताना, पूरा बना लेंगे तो। क्या है ये? यही है ना? यहां पे H O C डबल बॉन्ड O, ये क्या? फैटी एसिड। बोलो, फैटी एसिड। यहां पर भी HOC डबल बॉन्ड O R2 लिख दो। इतना सेम है। डाइग्लिसराइड बन गया। डाइग्लिसराइड बन गया ना? अब सुनना, यहां से निकल जाएगा वाटर, यहां से भी निकल जाएगा वाटर, ठीक है ना? दोनों जगह से क्या निकल गया? वाटर। और यहां पे आपको फास्फोरिक एसिड, यानी क्या? फास्फोरिक एसिड का फार्मूला जानते हो? इधर लिख दो P डबल बॉन्ड O, इधर लिख दो P डबल बॉन्ड O, और तीनों तरफ लगा दो OH OH OH। क्या लगा दो? इधर OH, इधर OH, इधर OH, या प्लस का सिंबल लगाओ। रुक जाओ, यहां तक समझ आया? देखो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये आपका फास्फोरिक एसिड आ गया। आ गया यहां तक? ठीक। अब यहां पर यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। और इसमें इस चेन पे आगे कोई चीज जोड़ने के लिए हाइड्रोजन गायब हो जाना चाहिए। और यहां पे कर दो CH2 कितनी बार? 2 बार। CH2 2 बार कर दो। कितनी बार किया? हाइड्रोजन क्यों हटा दिया? क्योंकि ये चेन जोड़नी थी, है ना? क्या लिखा था? फास्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हो, तो फास्फोरस तो जोड़ लिया, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी तो जोड़ो आगे। CH2 और डैश N, क्या जोड़ो? N। और N के बाद 1 2 3 ऐसे कर दो, और उसमें सब में CH3 जोड़ दो। लास्ट में कोई चीज होती है तो क्या होती है? CH3 के रूप में कि CH2 के रूप में? CH3 के रूप में। बीच में होती है तो CH2, इतना तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री। बीच में CH2 के रूप में होती है। टर्मिनल एंड पर हमेशा CH3 के रूप में होती है। तो ये टर्मिनल एंड है तो CH3। ये नाइट्रोजन है, ये CH2 है, ये फास्फोरिक एसिड था। यहां से हाइड्रोजन क्यों हटा दिया था? इस चेन को जोड़ने के लिए। यहां से यहां का हाइड्रोजन हट जाएगा वाटर निकलने के लिए। अच्छा, आपको क्या ऑब्टेन होगा? आपको क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा। इसका रिजल्टेंट इधर लिख रहे हैं, इसका रिजल्ट इधर लिख रहे हैं, देखना, ध्यान देना। CH2O C डबल बॉन्ड O R1। अभी देखिएगा, मैच कराएंगे एनसीईआरटी से। CHOC डबल बॉन्ड O R2, यहां CH2 डैश O डैश P डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर O, फिर CH2, फिर CH2,
फिर एन, फिर एन के बाद 1 2 3, क्या 3? CS3 CS3 CS3। अब मैच कराना एनसीईआरटी से। CS2OCOR चेक करना, CS2OCOOR मैच करिएगा। CHO ऐसे, CHCOOR, CHCOOR वो भी R2 कर दिया। यहां पे आइएगा लास्ट वाले में, CH2OPO, फिर O, देखो एक OH है, इधर O है, इधर O है, तीन तरफ O है, ये एक OH है, ध्यान देना। फिर CS2 CS2N CS3 देखो क्या, CH2O, इधर भी देखो 1 2 3 O है, नीचे OH है, इधर CS2 CS2N CS3 अब बन गया ये कंपाउंड बन गया। रुकिए, अब इस कंपाउंड में फास्फोरस आ गया कि नहीं आ गया? फास्फोरस आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। अब इसको हम क्या नॉर्मल लिपिड बुलाएं कि फास्फोलिपिड? दिस इज नोन एज फास्फोलिपिड। अब ये बन गया फास्फोलिपिड, मतलब ट्राइग्लिसराइड में ही जब फास्फोरस आ जाता है तो क्या बन जाता है? फास्फोलिपिड। ट्राइग्लिसराइड बना रहे थे ना, लेकिन बन गया क्या? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में फास्फोरस दिख रहा है साहब। और फास्फोलिपिड कहां पाया जाता है? फास्फोलिपिड पाया जाता है प्रेजेंट, इसका बेस्ट एग्जांपल है लेसिथिन, बेस्ट एग्जांपल है लेसिथिन, बेस्ट एग्जांपल इज लेसिथिन, LECITHIN। फास्फोलिपिड तो ग्रुप का एग्जांपल है, फास्फोलिपिड इज द ग्रुप, यानी ये पूरे ग्रुप का एग्जांपल है, लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ग्रुप का नाम है फास्फोलिपिड, बेस्ट एग्जांपल है लेसिथिन। कहां पाया जाता है? फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। याद करो, फास्फोलिपिड पाया गया था सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। है इजी, टफ नहीं है कुछ, इजी है चीजें। हो गया। बेस्ट एग्जांपल इज लेसिथिन, बेस्ट एग्जांपल इज लेसिथिन। कहां पाया जाता है ये कहां पाया जाता है? हमारी सेल की मेम्ब्रेन में, सेल के मेम्ब्रेन में। नाम है, सेल के मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अच्छा, आपको लगता होगा बस इससे कॉम्प्लिकेटेड लिपिड नहीं होता, पर इसका भी बाप होता है, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड लिपिड होते हैं। वो पाए जाते हैं हमारे नर्व टिश्यू में। कहां पाए जाते हैं? नर्व टिश्यू, एज माइलिन शीथ, एज माइलिन शीथ। नेचर में इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। ये हमारे नर्व टिश्यू में माइलिन शीथ के रूप में होता है। कौन सा शीथ? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा कि किस फॉर्म में होता है, बस उन्होंने लिखा नर्व टिश्यू में होता है। हमने आपको बता दिया क्योंकि आगे आप ये नाम सुनोगे। हमारी नर्व में कौन सी शीथ होती है? माइलिन, जो किसकी बनी होती है? फैट की। कौन से फैट की? फॉस्फोलिपिड। वो इससे भी कॉम्प्लेक्स है, वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ रही है। तो यानी फॉस्फोलिपिड्स और भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स वाले का नाम बताया मैंने क्या? हाँ, माइलिन शीथ वाला। नेचर में इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे नर्व टिश्यू में माइलिन शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, माइलिन शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? देखो, अभी अभी हम लोग ने ये पढ़ा, कुछ लिपिड में फास्फोरस या फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, पढ़ा था ना अभी। उन्हें क्या बोलते थे? दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कह रहा है सम टिश्यू, सम टिश्यू मतलब कौन सा टिश्यू? न्यूरल को नर्व टिश्यू भी कहते हैं, न्यूरल को नर्व टिश्यू भी कहते हैं। उसमें भी लिपिड होता है जिसमें और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब वो फास्फोलिपिड इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और उसका नाम बताया माइलिन शीथ। क्या नाम बताया? माइलिन शीथ। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक एक लिखो, एक लाइन लिखो, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये भी लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो ए लिपिड। ये देखो लिपिड में ही आ रहा है कोलेस्ट्रॉल, ये स्पेलिंग है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो ए लिपिड, ऑल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल इज कोलेस्ट्रॉल is also lipid, also found in cell membrane. Cholesterol is also lipid, also found in cell membrane. Its molecular formula is C27H45OH. C27H45OH. Molecular formula is
C27H45OH। ठीक है, और ये फिगर कम से कम 8 से 10 बार आया हुआ है। पूछा गया पहचानिए, पूछा गया कहां पाया जाता है, पूछा गया ये किसका स्ट्रक्चर है, पूछा गया इसका फार्मूला क्या है ना। तो सुनो, बनाना है पहले ऐसे बनाओ जैसे मैं बता रहा हूं। एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया, एक हेक्सागोनल बना लो, यहां बना लो OH। बनाओ मेरे साथ साथ आप। एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लिया और उसमें OH कर दिया। क्या कर दिया? OH। OH कर दिया। अब एक बगल में फिर से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाओ, ये देखो, फिर से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लिया। जस्ट बगल में, इसको थोड़ा इधर निकाल दो, यहां पे एक लाइन खींचो। अब एक स्टेप ऊपर चलेंगे, अब सामने नहीं बनाना, एक स्टेप ऊपर। अब देखो एक स्टेप ऊपर कैसे जाएंगे, यहां पे इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहां बनाना है। ये देखो एक स्टेप ऊपर चले गए, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया। ये देखो बन गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। पहले दो बनाए, फिर एक स्टेप ऊपर चले गए। फिर इसके बाद पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाना। पेंटागोनल, पेंटागोनल समझ रहे हो ना, ये वाला। जिसमें 5 एज हो। देखो ना, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। इसको भी ऐसे निकाल दो ऊपर। अब ऊपर यहां से इस जगह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल बनाना है। देखो लेकिन इसको जोड़ना नहीं, देखो हेक्सागोनल ऐसा बनता, लेकिन आपको ऐसे इसको जोड़ना नहीं है। देखो ये हेक्सागोनल बन रहा है, पर आपको जोड़ना नहीं है, यहां से इतना पोर्शन खाली करना है आपको। हेक्सागोनल बनाना है, पर आपको यहां से ले जाके जोड़ना नहीं है, यहां से ले जाके जोड़ना नहीं है। देखो हेक्सागोनल है पर जोड़ना नहीं है, जुड़ा नहीं है। अब आपको यूं करके और यूं यूं दो ऐसे कर देना है, इसकी ऐसे पूंछ निकाल दो। अब बनाना आ गया, या पहचानना तो आ जाएगा ना, एग्जाम्स में पहचानना आएगा। कितने रिंग है इसमें? हाँ 4, टेट्रा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, टेट्रा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पहचान जाओगे ना आप तो, अब तो पहचान जाओगे ना आप। टेट्रा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इतनी बातें क्लियर? तो टेट्रा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक OH ग्रुप है, फार्मूला था C27H45OH। C27H45OH। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी सेल मेम्ब्रेन में होता है ना, कोलेस्ट्रॉल भी सेल मेम्ब्रेन में होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? बोलो, ठीक है ना। अब एक है नाइट्रोजनस बेस, अगला माइक्रोमोलिक्यूल है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, नाम सुना है नाइट्रोजनस बेस का? ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ऐसी कार्बन की रिंग जिसमें कार्बन के साथ साथ कोई और ग्रुप भी इन्वॉल्व हो जाए, उसे हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो ऐसी कार्बन की रिंग, ऐसी रिंग जिसमें
कार्बन के साथ साथ कोई अदर ग्रुप भी, कोई अदर ग्रुप जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा भी इन्वॉल्व हो जाए। देखो जैसे हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहां कार्बन बैठा है, यहां कार्बन बैठा है, यहां कार्बन बैठा है, यहां कार्बन बैठा है, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। बताओ ये क्या हेट्रोसाइक्लिक रिंग है? क्या ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? नहीं। क्यों? केवल कार्बन बैठा हुआ है अंदर, कार्बन के साथ साथ कोई अदर ग्रुप भी इन्वॉल्व हो जाता तब ये हेट्रोसाइक्लिक होता। ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये बेंजीन रिंग बन गई। बोलो भाई। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? दिस इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, क्रॉस लगा दिया। हेट्रोसाइक्लिक पहचानना है तो ऐसे देखो, इसमें कार्बन के अलावा कोई और ग्रुप भी बैठा हो, जैसे यहाँ कार्बन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ नाइट्रोजन। अब बताओ, अब ये कैसा हो गया? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अगर केवल कार्बन कार्बन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन को मत दिखाओ, चलो छोड़ो हाइड्रोजन को। केवल क्या बैठा हुआ है सभी कॉर्नर्स पे? कार्बन। अगर कार्बन बैठा हुआ है तब इसे हेट्रोसाइक्लिक नहीं बोलते। अगर कार्बन के अलावा कोई और ग्रुप भी इंडल्ज हो गया, जैसे ऑक्सीजन इंडल्ज हो जाता, नाइट्रोजन इंडल्ज हो जाता, तब इसे हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। और ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हो उसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बेस। लिखूं? ऐसा हेट्रोसाइक्लिक, ऐसा हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन पाए जाए उसे नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। नाइट्रोजन बेस 5 प्रकार का होता है। कितने? 5। नाम पता है क्या? हाँ बिल्कुल सही। वैसे तो 5 प्रकार का होता है, लेकिन लिटरली 2 प्रकार का होता है, एक प्यूरीन और एक पिरिमिडीन। देखो जब भी कुछ पढ़ो ना तो दिमाग एकदम खोल के, कि आखिर हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे हैं तो क्या उसकी शर्त है? हेट्रोसाइक्लिक की क्या शर्त होती है? इसमें कार्बन के अतिरिक्त कोई और ग्रुप भी इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे आपको 2 फिगर मैंने बनाए हुए, तो एक में देख रहे हो कार्बन 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 ही इन्वॉल्व हो रहा है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट इन द राइट फिगर, जो दाहिनी तरफ की तरफ फिगर बनाया है, वहां कार्बन के साथ साथ मैंने और किसको इन्वॉल्व कर लिया है। हाँ, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेट्रोसाइक्लिक में अगर नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो जाए तब इसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस बेस। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस बेस बोलेंगे। नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यहां तक पहुंच गए? इट इज 2 टाइप। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। अब सुनना, जिसका नाम बड़ा उसका दर्शन छोटा, इसका नाम बड़ा नाम छोटा तो दर्शन बड़ा। हेट्रिक हेट्रिक, दर्शन बड़ा। इसका नाम बड़ा तो दर्शन, दर्शन मतलब दिखने में, है ना? मतलब कौन सा बड़ा रिंग है? प्यूरिन। कौन सा छोटा रिंग है? अब समझ आई ना? नाम से स्पष्ट कर दिया है।
प्यूरिन का उदाहरण सुनना, प्यूरिन इज प्योर एज सिल्वर, प्योर एज सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल होता है एजी, एजी की एयू, गोल्ड इज एयू, गोल्ड इज एयू, प्योर एज सिल्वर। देखो प्योर से याद रहेगा प्यूरिन और सिल्वर से याद रहेगा एजी। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। इसमें कितनी चीजें आती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ये देखो ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहां बैठा होता है NH2, एडनिन में यहां बैठा हुआ है NH2, ठीक है। ग्वानिन में NH2 को यहां भगा दो, इस जगह बैठा है, और डबल बॉन्ड O लगा दो। ये देखो एडनिन और ग्वानिन कितना आसान है, बन गया। और पता है इसमें नाइट्रोजन कहां पे होगा, 1379 पे, 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 7 पे और 9 पे। नोट करिए पहले इतना। कितनी बात क्लियर है, नंबरिंग करना सिखा दें। इसकी नंबरिंग होगी यहां से 1, और एंटी क्लॉकवाइज चलना। जब दो चेन हो ना, तो एक में एंटी क्लॉकवाइज और एक में क्लॉकवाइज। अगर एक चेन हो तो क्लॉकवाइज चलना, अगर दो चेन हो तो एंटी क्लॉकवाइज। और नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, इस पोजीशन से। सुनो, 1 2 3, घड़ी की दिशा के उल्टी दिशा में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 6 7 8 9, सही है ना, 7 8 9। यहां पे देखो, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये रहा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन कहां कहां बैठा होगा मैं बता दे रहा हूं। नाइट्रोजन बैठा होता है 1379 पे। कहां कहां बैठा होता है, 1379 पे। दोनों में नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 3 7 and 9 पोजीशन, 1 3 7 9 पोजीशन। यानी यहां, यहां, यहां और यहां, 1 3 7 और 9 पर, 1 3 7 और 9 पे प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट है, यहां पे। सुनो, और प्यूरिन को काट दो यहां से, देखो यहां से काट दो तो पिरिमिडिन बन जाएगा। प्यूरिन को काट दें, क्या बन जाएगा, अच्छा ऐसे काट दो, ऐसे अलग कर दो, ऐसे काट के अलग कर दो, तो ये हिस्सा फेंक दो, इसको बचा लो। जो बच गया वो क्या है, पिरिमिडिन। प्यूरिन को कट करने पे क्या बनता है, बताओ फार्मूला क्या है। पिरिमिडिन कैसे बनता है, प्यूरिन को कट करने पर, प्यूरिन को कट करने पर, कट करने पर क्या बनता है, पिरिमिडीन बनता है। प्यूरिन को कट करने पर पिरिमिडीन बनता है। अच्छा यहां फार्मूला आ गया कट,
देखो दोनों बातें सही है मेरी, प्यूरिन को काट दो, ये बचा, यही पिरिमिडिन है, इसको फेंक दो, तो फार्मूला क्या बना लिया, प्यूरिन को कट करने से पिरिमिडिन बनता है। सुनना, इससे मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें तीन चीजें आएंगी। साइटोसिन कट का क्या मतलब हुआ, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, तो कट बन गया। कट फार्मूला काम आया कि नहीं आया, बताओ। प्यूरिन को कट करने पे पिरिमिडिन बनता है, और काट भी लो, काट के देख भी लो, ये हिस्सा फेंक दो, ये हिस्सा रख लो, तो सबकी शकल ऐसी होगी, सबकी शकल ऐसे होएगी। इतना ही बचा ना। तो प्यूरिन का नाम छोटा था, देखो साइज, पिरिमिडिन का नाम बड़ा था, साइज। अच्छा, प्यूरिन को कट किया तो पिरिमिडिन बना कि नहीं बना, तो कट से क्या याद रहेगा, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ट्रिक बता रहा हूं। अच्छा, ये साइटोसिन है, सबका सबका फिगर में ये होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, सब में कॉमन है, डबल बॉन्ड हो बिठा दिया। नंबरिंग करनी सिखा दें, इसकी नंबरिंग यहां से करना, देखो यहां से, उसकी करी थे यहां से, और पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर, अब यहां क्या बताया था, एक ही चेन है, तो कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज, और यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी जाती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक काम करो, इसको साइटोसिन में पहले यहां NH2 लगाया था, लगा दो, NH2 लगा दो, यहां पे NH2 ही बिठाना पहले, ये लो, NH2 बैठ गया, ये रहा। यहां पे डबल बॉन्ड ओ लगाया था, वहां भी लगा दो, ये बन गया आपका साइटोसिन, ये बन गया यूरेसिल। अच्छा, यहां पे डबल बॉन्ड ओ ऑलरेडी लगा हुआ है, अब ये पोजीशन पे CH3 बिठा दो, तो देखो इसमें जब 5 पोजीशन पे CH3 बिठा दोगे, थाइमिन बन गया, बन गया सबका स्ट्रक्चर। कितना आसान है देख लो, और ट्रिक भी बता दिया। प्यूरिन इज प्योर एज सिल्वर, प्यूरिन को कट करने पे पिरिमिडिन बनता है। सबसे पहले NH2 बिठाया करो, फिर डबल बॉन्ड O बिठाया करो, इसी तरह देखो NH2 बिठाया, डबल बॉन्ड O बिठाया, यहाँ डबल बॉन्ड O ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो यहाँ क्या बिठा दिया, CH3। यहाँ नाइट्रोजन किस पोजीशन पे, यहाँ 7 और 9 तो होगा नहीं, यहाँ किस पोजीशन पे होगा, जरा दिमाग लगाओ, नाइट्रोजन किस पोजीशन पे होना चाहिए, उसको देखो, अपने आप पता चल जाएगा। अरे यहां से देखो ना, 1 and 3 ओनली, 7 और 9 तो वहां है ही नहीं, तो नाइट्रोजन केवल किस पे बचेगा। हाँ, समझ रहे हो ना, थोड़ा स्मार्टली पढ़ाई करो, सब आ जाएगा। नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 and 3 पोजीशन ओनली। आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ, देखो जरा ध्यान देना, ये देखो और ये देखो, क्या अंतर है इन दोनों में, इसमें क्या अंतर है, सिर्फ, है ना। तो सुनना, नोट करके, क्वेश्चन आया हुआ है नीट में यही, क्या, 5 मिथाइल यूरेसिल, ये 5 ये क्या है, पहले ये बताओ। अरे ये क्या है, इसमें हम 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दे तो क्या बन जाएगा, तो पूछा क्या है, थाइमिन बराबर क्या, थाइमिन बराबर 5 मिथाइल यूरेसिल, कह सकते हैं थाइमिन यूरेसिल ही है, बस 5वीं पोजीशन पे क्या लग गया, क्या लग गया। अरे इतने को देखो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यूरेसिल। अगर हम इसकी 5वीं पोजीशन पे ये लगा देते तो क्या बन जाता, तो थाइमिन ही 5 मिथाइल यूरेसिल है, थाइमिन को ही बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल।
समझे? 5 मिथाइल यूरेसिल, थायमिन इज 5 मिथाइल यूरेसिल, थायमिन इज 5 मिथाइल यूरेसिल। और ये क्वेश्चन आ चुका है, पता क्या पूछा जाता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल। डीएनए में क्या होता है और आरएनए में क्या होता है, सुना है ना? लेकिन एम्स में क्वेश्चन आया था, एम्स में सर्जन रीजन क्वेश्चन आया था, वहां पूछा था कि डीएनए में मिथाइल यूरेसिल होता है। बच्चों ने यूरेसिल देखते ही गलत कर दिया। क्या कहा था कि डीएनए में यूरेसिल होता है, मिथाइलेटेड यूरेसिल होता है, ये कहा था। तो सही कहा था, मिथाइलेटेड यूरेसिल को ही क्या कहते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 12 तक नहीं जानते थे, आप क्लास 12 तक यही सिखा के भेजा गया है कि थायमिन होता है डीएनए में, यूरेसिल होता है आरएनए में। गलत। थायमिन को ही क्या बोलते हैं, यूरेसिल। तो यूरेसिल दोनों में होता है, डीएनए में भी आरएनए में भी। बस फर्क क्या है, यूरेसिल की किस पोजीशन पे मिथाइल लगा दो तो क्या कहने लगोगे। तो थायमिन कुछ और नहीं है, यूरेसिल का ही मॉडिफिकेशन है। और इसीलिए बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया था। बताओ, आज के बाद अगर मैं ये बोलूंगा कि डीएनए में थायमिन होता है, वो तो सही है, पर डीएनए में मिथाइलेटेड यूरेसिल होता है तो क्या ये गलत है? ये भी सही है, लेकिन बच्चों ने कर दिया था गलत, इसलिए मैंने लिख के बता दिया थायमिन बराबर 5 मिथाइल यूरेसिल। तो आपकी 12th के एनसीईआरटी में एक जगह दिया है छोटा सा, 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल। तो अब हम लोग ने कर लिया नाइट्रोजनस बेस। क्या कर लिया, नाइट्रोजनस बेस। तो आज हम लोग ने क्या क्या कर लिया, लिपिड कर लिया, लिपिड में ग्लिसरॉल कर लिया, ग्लिसरॉल के बाद फैटी एसिड कर लिया, फैटी एसिड के बाद ग्लिसराइड कर लिया, ग्लिसराइड के बाद फास्फोलिपिड कर लिया, फास्फोलिपिड के बाद अपने नर्व में उससे भी कॉम्प्लिकेटेड लिपिड पाया जाता है माइलिन सी, वो भी कर लिया। फिर हमने कोलेस्ट्रॉल भी करा दिया, फिर हमने नाइट्रोजन बेस बताया। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन का नाम छोटा है तो उसका साइज बड़ा, पिरिमिडिन का नाम बड़ा है तो उसका साइज छोटा। अच्छा, प्यूरिन इज प्योर एज सिल्वर, यानी ये दो प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन। अच्छा, प्यूरिन को कट करो, क्या बनेगा, पिरिमिडिन। तो कट हमने फार्मूला बना लिया, सी फॉर, यू फॉर, टी फॉर। अच्छा, थायमिन को, यूरेसिल को ही क्या कह सकते हैं, थायमिन। लेकिन कब कहेंगे, जब उसके 5th पोजीशन पे क्या लग जाए, राइट। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, चलते चलते क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम में आया था, थियामीन इज अ नाइट्रोजनस बेस। गलत, थियामीन नहीं, थियामीन विटामिन बी1 है, थियामीन विटामिन बी1 को बोलते हैं, याद रखना। विटामिन बी1 का नाम होता है थियामीन, ये स्पेलिंग है। लेकिन देखो एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हम सब गलत कर देते हैं, ये थियामीन है, ये थायमिन है, फर्क है स्पेलिंग में। ये विटामिन है, ये नाइट्रोजन बेस है, तो ध्यान रखना, अलर्ट रहना, कल लिखा दूंगा एक लाइन। सही है, तो यहां तक हो गया अपना, क्लियर।